बताओ भाई क्या डाउट है, कौन से क्वेश्चन से डाउट है बताओ। टू पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, ये वाला 2.1 का क्वेश्चन 7 किसी का हुआ? लेकिन किया ये वाला क्वेश्चन? किया नहीं, क्यों? फर्स्ट अच्छा, खुशी किया था क्या? हाँ क्यूबिक वाला छोड़ दो, अभी क्यूबिक का टॉपिक कराऊंगा ना तो हो जाएगा। 7th सैम्पल क्वेश्चन 1 और 2 दोनों, हाँ 1 हो जाएगा। चलो 7th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, इसके जीरोस क्या होंगे? बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल, ये दे रखे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2 मेथड है इसको करने के, हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दे रखे हैं, मतलब हमें ऑप्शन ही भरना है कि आंसर क्या आएगा। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ऊपर वाले दोनों दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिख रहा है। अगर मैं इसके फैक्टर बना लूँ तो क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, दोनों में से कॉमन आया x प्लस 2, फिर 1 कॉमन आया x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये बन गए ना इसके फैक्टर्स। अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालता हूँ तो इनको जीरो के इक्वल कर दूंगा, तो दोनों जीरो इसके नेगेटिव आए। अगर अब ए बी सी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है ना, प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, ए और सी, और सम भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसके दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो दोनों जो रूट्स हैं जीरोस हैं वो क्या होंगे? नेगेटिव। ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, ए 1 है, बी 99 है, सी 127 है, तो इसके दोनों जीरोस क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसका आंसर आ गया बोथ नेगेटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक लॉजिक, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, जस्ट थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल जिसमें ए बी सी पॉजिटिव हो और जिसके रूट्स आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि दोनों रूट्स नेगेटिव आते हैं, तो एक का आंसर आ गया बोथ नेगेटिव, ऐसे कर सकते हैं लॉजिकली। दूसरा रीजन देखते हैं, दूसरा मेथड प्रूव करके दिखाता हूँ कि दोनों नेगेटिव क्यों होंगे। ये बताओ, ए बी और सी ये तीनों क्वांटिटी जीरो से बड़ी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 99 है और सी की वैल्यू 127 है, ये तीनों पॉजिटिव है। आपको पता है इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, तो इनका सम कितना होता है और प्रोडक्ट कितना होता है, ये बात हमको पता है या नहीं पता? ये बताना जरा, ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बी की वैल्यू क्या है? तो बी को ए से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आगे क्या लगा है? इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों जीरोस का सम नेगेटिव होना चाहिए। अल्फा और बीटा को ऐड करके दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये कंफर्म हो गया, दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, एक तो नेगेटिव होगा और बड़े वाला नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहां देख लेते हैं, सी क्या चीज है? पॉजिटिव, और ए क्या चीज है? पॉजिटिव। सी बाय ए इज पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है और ऐड करके नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर ही नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव कब पॉसिबल है? या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, बचा क्या? दोनों नेगेटिव। वो यहाँ भी सही है, तो लॉजिकली आया समझ में, तो इसीलिए दोनों नेगेटिव हो गए। और बताओ डाउट? तो इसके जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए दिया हुआ है, आप जीरोस निकाल ही नहीं सकते, इसके बनते नहीं है। वो जान के उसने ऐसा दिया हुआ है कि आसान सा दिया ही नहीं है, बच्चा सोचता है इसका जीरोस निकाल के फिर बताएगा। अरे हम वैसे ही बता सकते हैं, यही तो थिंकिंग प्रोसेस है। हाँ जी, और 8th आर डी शर्मा से ज़्यादा बढ़िया बुक है ये, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलते हैं इसमें सीधा ही। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का के, और के जीरो नहीं है, इसके जीरोस क्या होंगे? कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग समझ में आती है यहाँ से कि आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो। पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के जीरो नहीं है, फर्स्ट केस। अगर के जीरो नहीं है तो के या तो पॉजिटिव होगा या फिर के क्या होगा?
यही पॉसिबल है। अगर आपका k पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो आप, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो बना, ये अभी पॉलिनोमियल जो हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127, इसमें भी तो ऐसे ही कुछ था। जब आप k की कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी, और a तो पॉजिटिव है ही, तीनों ही पॉजिटिव हो गए। जब तीनों पॉजिटिव होते हैं तो उसके दोनों रूट्स कैसे हो जाते हैं? बोथ नेगेटिव। समझ में आई बात? अब ऑप्शन में अगर हमारा बोथ नेगेटिव है तो नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो जाएगा। उसने दिया है कैन नॉट बोथ बी, पर नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। बी आंसर तो नहीं आएगा। अब देखते हैं कौन से आंसर रह गए। ए सी डी रह गई। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। चलो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, अगर मैं k की वैल्यू 4 ले लूँ, स्पेशल केस, ये भी 0 से बड़ा या 4, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का, ये आपको सोचना पड़ेगा। लिया हमने? क्या आपको पता ही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab। इसका मतलब इसके जीरोज इक्वल हो सकते हैं, -2 -2। इसका मतलब यहाँ से कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया? आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल। ये तो इस केस में आ रहे हैं इक्वल, और ये भी रिजेक्ट हो गया, आर ऑलवेज अनइक्वल। हमेशा अनइक्वल नहीं, इक्वल हो सकते हैं, और इसके तो अनइक्वल आएंगे, तो हमेशा ना तो इक्वल होंगे और हमेशा ना तो अनइक्वल होंगे। नहीं हुआ क्लियर? मतलब इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो हमेशा ना तो इक्वल रहेंगे, हमेशा ना तो अनइक्वल रहेंगे। तो 3 रिजेक्ट हो गए, तो एक ही बचा। तो कौन सा आंसर आया? कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा k की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव नंबर लेकर देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस का से 4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। क्लियर? अगर हम प्रोडक्ट देखें 1 × -4, प्रोडक्ट कितना बनेगा? -4, और सम क्या आ रहा है? अच्छा, अगर प्रोडक्ट माइनस का बन रहा है तो एक प्लस का फैक्टर होगा और एक, जब फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला फैक्टर प्लस हो जाता है जीरोस के लिए। तो जो जीरोस होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। या तो इसके दोनों जीरोस नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक जीरो पॉजिटिव और एक जीरो नेगेटिव, लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। आई बात समझ में? इसके दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकते। इक्वल जीरोस हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और बताओ। 9th क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, अगर इसके पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हैं तो क्या होगा? अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू पॉलिनोमियल px, और c की वैल्यू 0 नहीं है, c 0 नहीं है। अब उसने बोला है कि अगर इसके जीरोस इक्वल हैं तो अल्फा और बीटा, अगर इसके जीरोस है तो अल्फा बीटा क्या होते हैं और ये क्या होते हैं? उसने कहा है अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस क्या है? इक्वल। इक्वल दिया, अगर इक्वल दिया तो पुट करना यहाँ 2 अल्फा कितना आ गया? -b/a, और अल्फा का स्क्वायर कितना आ गया? c/a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अल्फा को हटा दूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखना, लेफ्ट साइड अल्फा का स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। लेफ्ट वाली जो साइड है अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं। अल्फा की वैल्यू कोई भी डाल लो आप, स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू भी नहीं हो सकता, पता क्यों नहीं हो सकता? c 0 नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया कि c 0 नहीं है। अगर c 0 नहीं है तो ऊपर कोई 0 नंबर नहीं है, 0 को छोड़ के कुछ भी नंबर हो तो आंसर 0 तो आएगा नहीं। 0 तो तभी आता जब c 0 होता। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो c/a भी क्या होगा? ग्रेटर, ये इसके इक्वल है तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव होगी। c/a क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर? c/a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू ये है -b/2 है ना। अब इसका मतलब 2 केस हो सकते हैं यहाँ से, c पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा, या c नेगेटिव और, यही तो पॉसिबल है। नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव बाय पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। इधर इस साइड में देखते हैं, अगर हमारा पहला केस, अगर हमने c भी 0 से बड़ा और a भी 0 से बड़ा ये रखा है तो a पॉजिटिव है,
अल्फा की वैल्यू क्या है, -b/2a। क्लियर होगी बात। अच्छा इसमें जीरोस क्या बोले हैं, इसमें ऑप्शंस वगैरह क्या दिए हैं, बस यहीं से ये करने की जरूरत नहीं है, हो गया यहीं से ही आ गया। सी और ए के दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। मैं आगे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर रहा था, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है ना। सी बाय ए दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, इसका मीन सी एंड ए बोथ हैव सेम साइन, ईदर पॉजिटिव ईदर नेगेटिव। सी एंड ए कैन नॉट हैव नेगेटिव ऑपोजिट साइन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, गलत। सी एंड बी ना, सी एंड ए हैव सेम साइन, यस। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी एंड ए हैव सेम साइन। क्लियर हुआ। सी और बी के बीच में डिस्कशन करना है तो कर सकते हो आप, सी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव भी हो सकता है और बी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ए पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी बाकियों में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कंफर्म वही होगा, लेकिन बी में हम कंफर्म, सी में कंफर्म कह सकते हैं कि सी और ए के साइन क्या होंगे, सेम, ईदर बोथ आर पॉजिटिव ईदर बोथ आर नेगेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आंसर मिला लेना। हाँ तो ऐसे कर लेंगे, एक बार आंसर मिला लेना, यही होगा वैसे तो, फिर भी कंफर्म कर लेना। हाँ देखो भाई, ए की वैल्यू, पहला केस ए पॉजिटिव लिया मैंने अगर, तो अल्फा क्या है, -b/2a। ए तो पॉजिटिव है, नीचे वाला तो क्या आ गया, अब ये जो अल्फा है ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है। अब केस 1 कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव आएगा, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। और अगर अल्फा नेगेटिव है तो बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और ए पॉजिटिव था तो सी भी पॉजिटिव था। इसका मतलब अगर सी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है, यानी सी के ग्रेटर देन 0 होने से बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसे ही सी के नेगेटिव होने से बी और बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब सी एंड बी हैव सेम साइन और ऑपोजिट साइन, इट मे बी बोथ। स्टेटमेंट दोनों गलत मानी जाएंगी, सी एंड बी हैव सेम साइन गलत मानी जाएगी, दे मे हैव ऑपोजिट साइन। सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन गलत मानी जाएगी, सी एंड बी मे हैव सेम साइन। Every real number is a rational, false, it may be irrational. Every real number is irrational, false, it may be rational. दोनों सिचुएशंस में हाँ दे रहा हूँ। कीर्ति आ गई है क्या? हाँ मेरे पास ही है कॉम्प्लेक्स का टेस्ट। ये ले, ये टेस्ट करने के बाद उसको बोलो मेरे से मिलके जाएगी यहीं से। हाँ जी ठीक है, समझ में आया। मतलब सी एंड बी मे हैव डिफरेंट साइंस, मे बी इक्वल मे बी अनइक्वल, कोई कह नहीं सकते। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये कहता है सी एंड बी हैव सेम साइन, क्योंकि भाई अनइक्वल भी हो सकते हैं ऑपोजिट भी हो सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आप कहोगे सर कभी कभी तो हो भी जाती है, 5 - 3 = 2, दो नेचुरल नंबर उनका डिफरेंस नेचुरली आया, लेकिन 3 - 5 तो नहीं आया ना, वो तो -2 आ गया ना। तो मैथ का एक गोल्डन रूल होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट एक के लिए भी फॉल्स आ जाए तो फॉल्स मानते हैं, और अगर ट्रू है तो वो 100% सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। बात समझ में आई। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू। द सम ऑफ होल नंबर एंड अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ट्रू। एक होल ले लो और एक नेचुरल, तो हमेशा नेचुरल ही आएगा। The sum of whole and a natural number is always a whole number, false है। The sum of whole number and natural number is always a whole number, is always a whole number। हाँ, जीरो कब आएगा? एक होल नंबर लिया मैंने और एक कौन सा लिया, इनका सम हमेशा क्या आएगा, आएगा जीरो आ जाएगा इनका सम, तभी तो फॉल्स बोला। हाँ तो होल नंबर नहीं आएगा ना, नेचुरल ही आएगा, फॉल्स ही तो। ये ट्रू कह रहा था ना, मैंने तो फॉल्स ही बोला। ये फॉल्स सिर्फ एक वजह से है, सिर्फ एक वजह से, जीरो। हाँ जीरो आ गया तो फिर, लेकिन जीरो कभी आ ही नहीं सकता। जीरो पर जीरो थोड़ा ले लोगे, अरे भाई कोई तो नेचुरल नंबर लोगे, 1 2 3 कोई भी, सबसे छोटा भी 1 ले लोगे, और होल नंबर कोई तो लोगे, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, आंसर कभी जीरो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर का सम हमेशा कैसा आएगा, नेचुरल। और क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ होल एंड नेचुरल इज अ होल नंबर,
तो देखा जाए ना तो बड़े मुश्किल से मिलता है एक एग्जाम्पल, मतलब वैसे तो एग्जाम्पल ही नहीं है आपका, हमेशा आंसर कुछ ना कुछ 1 2 3 4 कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं। एक सिंपल सी बात है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स, बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लेकिन एवरी होल नंबर को नेचुरल तो नहीं बोल सकता ना, क्यों नहीं बोल सकता? सिर्फ एक जीरो की वजह से। एक ही जीरो ऐसा है एलिमेंट जो पूरी स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वो नहीं हो सकती बात, क्योंकि वो एक के लिए फॉल्स हो गया। नहीं आया समझ में? मैथ्स में बहुत फंडामेंटल और गोल्डन रूल है। एक थ्योरम अगर बनी हुई है ना, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए किसी भी जगह पर ट्रू है वो। जैसे तुम्हारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो रीडिंग है वो वही आती है ना जो उसमें एक्सपेरिमेंट में ट्रू हुई थी। अगर गलत आई तो तुमने ही कुछ गलत करा होगा, टीचर तो यही बोलेगा। और रियलिटी है कि तुमने ही गलत करा होगा। जो फिजिशियंस ने या जो मैथमेटिशियंस ने या जिन लोगों ने, साइंटिस्ट ने जो थ्योरी या एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट प्रूव कर रखे हैं, उसको तुम चैलेंज कर सकते हो, नहीं नहीं गलत है, मेरा तो अलग आ गया। अरे तुम्हारा लगाया तो तुमने कुछ गलत करा होगा, है कि नहीं है? लेकिन जो स्टेटमेंट ट्रू है वो तो ट्रू ही रहेगी ना। अब मैथ के अंदर भी अगर कोई थ्योरम बनती है तो वो 100% ट्रू होती है तो ही बनती है। अगर एक भी केस में वो फॉल्स है तो आप उसको ट्रू नहीं मान सकते, और वो होती नहीं है ट्रू, फिर फॉल्स कह देते हैं। जनरलाइज केस में उसको फॉल्स आ जाता है आंसर। तो अगर कोई पूछे डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो आप स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको एक एग्जांपल मिल रहा है जिसमें आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। 1 - 1 0 आता है, 1 - 2 -1 आता है। और कोई बोले सर 2 - 1 कर लो, 5 - 1 कर लो, अरे मैंने दे दिया ना एक एग्जाम्पल, चल फिर खत्म होगी ना बात। मेरा एक एग्जाम्पल काफी है तुम्हारे 100 करोड़ों एग्जाम्पल के सामने, क्योंकि मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें नहीं आता, तुम वो बता रहे हो जिसमें आते हैं। तुम अपने 100% एग्जाम्पल नहीं ला सकते, क्या तुम सारे में बता सकते हो कि नहीं आते? तुम्हारे तो कुछ ही एग्जाम्पल होंगे मैं ए बी से बड़ा हुआ, तभी डिफरेंस नेचुरल आएगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल काम कर जाएगा कि जिसके अंदर नहीं आता, तो जो नहीं आता ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल को प्रोड्यूस करना मैथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान रखना 11th 12th में भी सारी ये चीज़ें यूज होती हैं। नेक्स्ट और कौन सा डाउट था? ठीक है, आंसर सही थे अभी तक जो बताएं। अब इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म x² + ax + b, वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरो, एक जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक अल्फा है और दूसरा बीटा। तो एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ बीटा। नहीं आई बात समझ? एक 3 है तो दूसरा क्या है? तो एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। तो कहता है कि अब क्या होगा? अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, फिर सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a 0 हो गया। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी? अब b की वैल्यू 0 डाल दें, अगर ये b की वैल्यू 0 डाल दें तो क्या बनेगा? नहीं, एक मिनट, इसमें -b/a नहीं होगा। हाँ, इसमें तो जो ax² + bx + c के लिए था ना अल्फा प्लस बीटा, इसमें तो -b कितना बनेगा? -a डिवाइड बाय b, नहीं 1। यहां पर अब हम ना कैपिटल लेटर से डिनोट करके चलेंगे, बात समझ रहे हो? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्या रख लेंगे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका नाम रख लेंगे कैपिटल ax² + bx या pqr रख लो। अब कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? 1, कैपिटल B की वैल्यू क्या है? A, और कैपिटल C की वैल्यू कितनी है? B। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अरे रट्टा थोड़ा लगाया था, इसके अंदर होगा ना -b/a। अब B कौन है? A, और A कौन है? 1। आया क्या समझ में या नहीं आया? बताओ भाई सभी, चले आगे, नहीं हुआ क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 0 थी, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? -a = 0, मतलब a = 0। a को 0 डाल दो यहाँ पर, तो क्या बचा? x² + b बच गया। अब क्या पूछता है वो? कहता है देयर इज नो लीनियर टर्म, सही कह रहा है, इसमें x कहाँ आ रहा है? इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं है। और कहता है एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव होगी। क्यों? हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो ये नेगेटिव क्यों होगा? जैसे ना आप ऐसे करके देखो, x² - 4 = 0, तो आप इसके रूट्स निकाल पाओगे ना, 4 + -2। ये नेगेटिव हुआ तभी उधर जाकर पॉजिटिव जाएगा, और कोई स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, x² = -b चला जाएगा। b पॉजिटिव था तो ये क्वांटिटी क्या होगी?
नेगेटिव, स्क्वायर में क्वांटिटी क्या थी, पॉजिटिव, कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक होगी बात। तो ए एंड सी हैव ऑपोजिट साइन, यानी कि बी का साइन क्या होगा, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। दूसरा ऑप्शन नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, बी गलत है। सी और डी क्या करना है पड़ के, गलती है। तो इसका क्या आंसर आएगा, ए। क्लियर हुआ, चलें आगे। और भी कोई डाउट है? सेकंड का सी, सेकंड का सी मतलब आंसर पता चल गया, सी है। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। नहीं वो छोड़ दें। कौन सा क्वेश्चन है, 2.1 का क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, यही लिखा ना, है ना। बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन करने के। पहला मेथड सुनो, अब ये जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं एनसीईआरटी में, दूर दूर तक इनका नामो निशान भी नहीं है कि नहीं है। ये एक भी क्वेश्चन आता है दिमाग वहीं पर ही बंद हो जाएगा कि यार ये कहाँ से आ गया। लेकिन अगर अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो आपका मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। -3 और 4 क्या चीज़ है अपने पास, जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर नहीं देखूंगा मैं, पहला मेथड बता रहा हूँ, सुन इधर देख। अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है 4, ये 2 जीरोस है ना, इसका सम निकाल लें। कितना बना, -3 + 4 1, और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू -3 -12। आ गया समझ में। एक फॉर्मूला बताया था k x² - sx + p, ये पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला था। जब हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा होता, हमने सम और प्रोडक्ट खुद ही निकाल लिया। चलें आगे। s की वैल्यू कितनी आई है 1, x हो गया। p की वैल्यू कितनी आई है प्रोडक्ट की, -12, और ये x² इंटू में k एज इट इज रहने देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, बता दो है तो। ये आंसर आ गया अपना। अब क्वेश्चन में ए ऑप्शन होगा x² - x + 12, लेकिन यहाँ क्या है -12, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा x² + x + 12, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इधर देख यहाँ पर, ठीक है। अब डी ऑप्शन, 2 कॉमन भी निकाल लूँ, अगर 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, x² + x - 12, यहाँ पर प्लस नहीं है, बचा कौन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सी प्रूव करके दिखा देता हूँ। सी ऑप्शन में x² के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x² के डिवाइड में 2। ये बात मुझे पता लग रही है कि k की वैल्यू 1/2 लेनी चाहिए, तो कोई भी ले सकता हूँ, तो 1/2 भी तो ले सकता हूँ। तो 1/2 लेते ही क्या बनेगा, x² - x -12 डिवाइड बाय k की वैल्यू 1/2 लूँगा तो ऐसे आएगा। अलग अलग कर दूँ सबको, x²/2 माइनस का x/2 और 12/2 कितना होता है, देखो आंसर यही है। और मेथड बताऊं, दूसरा मेथड, एक तो यही हो गया। दूसरा मेथड, इसी की ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है 4, इसको पहले वाली इक्वेशन में पुट करो, x की जगह पर पुट कर दो -3, -3 का स्क्वायर 9 और -3 + 3 12, 12 + 12 24, 0 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि -3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, समझ में आया। दूसरे में भी पुट करो, x की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर 9 -3 6 और 12 18, 0 है नहीं, हटाओ। सी तो ऑप्शन नहीं है, डी में पहले पुट कर लेते हैं। 2 × x², x की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 9 2 18, 2 × -3 -6, 18 - 6 12, 12 - 24 -12 नॉट इक्वल टू 0, बचा सी। पुट करूँ सी में 0 करेगा, और 4 पुट करेगा तो भी आ जाएगा। जब 3 रिजेक्ट हो गए तो एक ही होगा ना ऑप्शन। और मेथड बताऊं क्या, एक और मेथड। अगर हम इसको ऐसे कर लें, x + 3 × x - 4, तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं बन गया, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ही तो होता है पॉलिनोमियल, क्या नहीं। लेकिन साथ में क्या लगा लूंगा कि बराबर आए ना आए क्या पता, x × x x², 3x में से 4x या -x, और माइनस का 12 कहाँ पर पहुँचा दिया मैंने, आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्या नहीं। बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए ना। हमने जब डराइव किया था तब भी तो ऐसे ही फॉर्मेट से डराइव किया था, क्या नहीं। और बताऊं क्या, एक मेथड और बता दूं क्या, एक और मेथड बताता हूँ। x² - x + 12, x² + x + 12, x² - x/2 + -6, और 2x² + 2x - 24। मुझे पता है अल्फा और बीटा क्या क्या है। अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है 4। इसका सम निकालना, फटाफट से सम निकालो।
1 और प्रोडक्ट निकालो -12, है ना, जिसमें सम और प्रोडक्ट ये आ गया, वो हमारा आंसर होगा, है ना। सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है ABC। लिखूं क्या, लिखवाओ मत मेरे से। ABC तो पता लगी गया तुम्हें इसके अंदर। B कितना है -1, तो माइनस हो -1 +1 बाय में 1। हाँ S तो ठीक है। प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट -12, C कितना है 12/1, तो प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है, आना चाहिए -12, ये नहीं हो सकता, नहीं समझे। अब 12/1 इसमें भी प्रोडक्ट 12 भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें सम -1 आ रहा है, सम 1 चाहिए, सम की वजह से भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट की वजह से भी नहीं हो सकता। इसमें -6 तो C हो गया, बाय A पता है कितना है 1/2, 2 पलटी मार जाएगा, -12 मिल गया, प्रोडक्ट सही आया। सम देख लेते हैं, -1/2 तो B है, एक माइनस पहले लगा हुआ है, प्लस और बाय A 1/2 1 आया, ये भी खुश ये भी खुश, यही हमारा आंसर है। अब फोर्थ देख लेते हैं, -24/2 -12, प्रोडक्ट तो सही आ रहा है, सम क्या आ रहा है -b/a -2/2 -1, हमें क्या चाहिए +1, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सम नहीं आ रहा, तो इसमें सम भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है। बहुत है। अब ठीक है, और कोई डाउट है क्या। नाइन्थ कौन सा 2.3 का। चलो आज 2.2 कर, खुशी याद कर लोगे, 2.1 कर लेना, जो डाउट हो पूछ लेना। देखो आप अभी ट्राई नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कुछ फ़ायदा नहीं है, ट्राई करो, गलती करके ही हम सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पलर अच्छी बुक है ये। हाँ जी, कौन सा कह रहे थे 2.3 का 9th। निपुण तेरा कोई डाउट था क्या, यही वाला था। अच्छा तेरा और कोई डाउट था बस। तो y² प्लस का 3/2 √5y माइनस का 5, ये क्या चीज़ है हमारे पास, पॉलिनोमियल ऑफ y। क्लियर। चलो ये जो SDVM वगैरह की असाइनमेंट होती है ना, उसमें यहीं से क्वेश्चन चेपर के होते हैं, देखना काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरी वाली असाइनमेंट में मिलेंगे इससे क्वेश्चन। तो वो फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट हुई नहीं थी ना, वो इसलिए नहीं होती कि NCERT एग्जाम्पलर से कराना था। अब सेकंड चैप्टर की असाइनमेंट आएगी ना, तो असाइनमेंट में क्वेश्चंस कुछ तो इसके मिलेंगे। 35 क्वेश्चन में से तुम्हें 10 क्वेश्चन एग्जाम्पलर के ही मिलेंगे, 10 क्वेश्चन RD के होंगे, 10 क्वेश्चन और कहीं से ढूंढ डाल के डाल रहे होंगे। इसके रूट्स बनाने हैं, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैंने जैसे सिखाया था ना भाई, उस तरीके से सीखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जिद करोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई बच्चा सोचे मैं तो 3/2 के ही बनाऊंगा फैक्टर, यही करा था क्या तूने, या 2 LCM ले लिया था, LCM लिया था हाँ या नहीं, नहीं लिया था ना, तो कुछ जिद करा नहीं, अपने आप बना, मैं नहीं सिखा रहा तेरे को। मैं तो ये कहूँगा आप LCM ले लें, ठीक है, सिंपल रखें, ज़्यादा सही रहता है। आंसर इसका मेरा सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज़्यादा स्मार्ट बनता है, मैं LC उसके साथ फ्रैक्शन के साथ ही बना लूँगा यार, अपनी अपनी थिंकिंग है, आप कर सकते हो, करो तो करो। ऐसा मेरे को तो सबको सिखाना है, तो सभी साथ में तब चलेंगे जब थोड़ा आसान सा सही सा मेथड हो, तो ये सही मेथड रहेगा। यहाँ तक ठीक है। 2 तो नीचे आ गया और मैंने LCM ले लिया, कोई गलत तो नहीं किया LCM लेने में। अब इसके बाद तरीका बताया था, बहुत सिंपल तरीका था। 2 की मल्टीप्लाई किससे, -10 से, कितना आ गया 2 चीज़ें। अच्छा प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक प्लस का और एक माइनस का, इस पर बड़े वाला प्लस का होगा क्योंकि सम पॉजिटिव है, बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। दोनों में √5 तो लिख दो ना, कसम खा लो √5 तो लिखना ही पड़ेगा। अरे भाई ये तो है ना, जिद्दी है ये तो जाएगा नहीं √5। अब बचा क्या, √5 × √5 कितना हो गया 5, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 बचा। 4 के फैक्टर क्या बनते हैं 1 4 2 2 4 1, बस और तो बनते नहीं हमारी दुनिया में, तो यही बनते हैं। एक बार 1 ले लो, एक बार ओ बन भी गए, लो खत्म। 4 √5 - √5 3 √5। ये तो लिख कर दिखाया मैंने, तुमने थोड़ा लिखना, तुमने तो सिर्फ सोचना ही तो है। नहीं आया समझ में। धीरे धीरे मैथमेटिक्स का लेवल बनता जाएगा अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो। और लगेगा नहीं समझ नहीं आ रहा, मन में ऐसे बिठा लिया, मुश्किल लगता है, फिर नहीं आएगा कभी भी। मुश्किल वगैरह कुछ नहीं होता, हमारे ना करने की नीयत होती है और करने की भी नीयत होती है। हाँ तो ये आ गया अब, ठीक है ना। माइनस का 1 प्लस का 4 था ना, मैंने 4 आगे लिख दिया, बात तो एक है। 4 - 1 तो वही बना ना अभी, ठीक है कोई दिक्कत रूट बनाने में। अब 1/2 दोनों में से कॉमन क्या आया 2y, अंदर क्या बना 2 √5, 2 कॉमन निकला था 2 रह गया, √5 y तो कॉमन आ गया था। इन दोनों से कॉमन क्या आया -√5, अंदर क्या बचा y, प्लस आएगा,
सोचना मत, ये वाला सेम ही बनता है और मेरे पे ट्रस्ट है ना तो लिख दे, फिर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मत लिखो। अगर मैंने फैक्टर सही बनाया है तो यहाँ वही आएगा। चलो मैं कोई बात नहीं, चेक भी करा देता हूँ। इस 10 को मैं 2 × 5 लिख दूँ, इसको 2 × √5 लिख दूँ। अब एक √5 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 √5। मैंने थोड़ा सिखाया था, सही सिखाया था। अब ये स्टेप में कॉमन आ गया आपका y + 2 √5। हाँ मुझे पता है ना कहीं कहीं मिस्टेक आती हैं, तो कोई बात नहीं। अब तेरे फैक्टर क्या बने हैं, यहाँ 5, यहाँ y - √5/2 बना होगा एक, वो 2 डिवाइड में आ गया। इज इक्वल टू जीरोस निकालने के लिए 0 के इक्वल कर देंगे, 1/2 तो 0 के पास गया। एक आ गया y + 2 √5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, और दूसरा 2y - √5 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई √5 डिवाइड बाय 2, तो 2 जीरोस आ गई इसकी। ठीक है कोई दिक्कत हो? चलें आगे, क्लियर? तो ये आपके डाउट हो गए। नेक्स्ट, अब हमने 2.2 कंप्लीट कर लिया। 2.2 में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने करने के लिए। कितने एग्जाम्पल दिए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 4 एग्जाम्पल दिए थे, कर लिए एनसीईआरटी से, किए एग्जाम्पल? एनसीईआरटी तो होगी, चलो ये भी अच्छी बात है, एनसीईआरटी में तो दम है। एनसीईआरटी कर लिए हैं, कुछ किए हैं एनसीईआरटी की, किए हैं ना? डाउट है कोई? 2.2 आंसर मैच करें पीछे से? आंसर प्लीज मैच कर लिया करो सभी। मैच कर लिए क्या? कोई डाउट? 2 क्वेश्चन नहीं आया, एक एग्जांपल क्लियर है। किसका? सर वो मैंने किए। एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का वीडियो देख लेता, वीडियो तो थी। पढ़ना एक बार थर्ड एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल, हाँ x² - 3, ये नहीं हुआ, कोई नहीं, एक बार मैं भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। अब ये यहाँ से क्या बन जाएगा, x - √3, ये p(x) हो गया। टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। p(x) = 0, ठीक, किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट हो सकता है पॉलिनोमियल का, जितना अब तक कराया उसमें से ही। तो क्या करा मैंने, या तो ये 0 या तो ये 0। x की वैल्यू क्या आ गई √3, और x की वैल्यू क्या आ गई -√3। एक को बोल दिया अल्फा, दूसरे को बोल दिया बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, इन दोनों का सम, अल्फा बीटा का सम 0 बन गया, √3 - √3 कट गया, नहीं आया क्या? और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट √3 को -√3 से करूंगा तो क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 3। अब -b/a क्या निकलता है, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है नहीं x 0, और c की वैल्यू कितनी है, देखो एक बात और देखो यहाँ से, a b 0 है ना, लीनियर टर्म का कांस्टेंट 0 है ना, तो देखो b की वैल्यू, c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव में तो निकल ही नहीं सकते थे रूट्स। अब b की वैल्यू 0 है, 0 बाय समथिंग, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a हो गया। इसी तरह से c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू 1, तो 3 ये भी इक्वल हो गए, तो अल्फा बीटा c/a हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, और कौन सा था? फोर्थ पढ़ना। तो सम कितना है जीरोस का और प्रोडक्ट कितना है, उसे डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दे दिया, जीरोस नहीं दिए, उसका सम और प्रोडक्ट दे दिया। जीरोस पता नहीं क्या होंगे, लेकिन सम और प्रोडक्ट दे दिया। क्या होंगे जीरोस, कैन यू गेस? जीरोस, 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 रूट्स, वो तो न्यूमेरिकल होंगे ना, तो फैक्टर बता रहे हो आप। जीरोस क्या होंगे, जिनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 हो जाए। जीरोस दिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सही तो आ रहा है, -2 को -1 से करेंगे 2 नहीं आ जाएगा, और -2 - 1 -3 नहीं हो जाएगा। चांस की बात है, हमें जीरोस भी पता लग गए, इसने जो सम और वो दे रखा था। फॉर्मूला kx² - sx + p, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया था, दोबारा समझाऊं। ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल था, हमने इसमें से a कॉमन निकाला, अंदर बचा x² + b डिवाइड बाय ax + c/a, मल्टीप्लाई करके देख, वापस a से a कटेगा, वही चीज़ आ जाएगी। क्लियर है ये स्टेप? b/a की वैल्यू बता, अल्फा प्लस बीटा की कितनी होती है, तो b/a की वैल्यू ये यहाँ नहीं आ जाएगा,
और इसको सम कह दिया जीरोस का माइनस एस एक्स, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट सी बाई ए, तो पी लिख दिया अल्फ़ा बीटा। तो जीरोस का सम और प्रोडक्ट ही तो है, ये एस अल्फ़ा प्लस बीटा है और पी प्रोडक्ट है। तो अब समझ में आया फॉर्मूला, ए कहो या के कहो, पुट तो होना ही है वो, है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना 3 माइनस 3 का यहाँ पर आ जाएगा +2 और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, और के की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो यही आंसर आ गया। के को कुछ भी ले सकते थे। अभी समझ में आया, ये हमने फॉर्मूले से कर लिया। वैसे इसको करने के 2-3 मेथड और बताए थे। और भी कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है ना? देख लो है तो। आज के लिए होमवर्क है 2.3 का क्वेश्चन 1 करना है, क्वेश्चन 2 करना है, बस 2.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, बस यही करना है। एक एक पार्ट मैं कर रहा हूँ इसका, बाकी पार्ट्स आपने खुद घर से करने हैं। क्या समझे? हाँ हाँ, एनसीईआरटी का। और एग्जाम्पल आपने करना है 6, 7 और 8, ये 3 एग्जाम्पल भी करने हैं। एग्जाम्पल 6 करना है, 5 छोड़ देना अभी, 6 करना है, 7th एग्जाम्पल भी करना है और 8th एग्जाम्पल भी करना है। इसके लिए टॉपिक क्या है? टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, फटाफट से लिखना शुरू करते हैं जल्दी से। बस इतना सा टॉपिक है ये, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या तुमने डिवीजन फर्स्ट चैप्टर में किया था? क्या बोलते हैं उसमें? वो नंबर्स के लिए था, वो नंबर्स के लिए था। ये पॉलिनोमियल्स के लिए है। ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए है? पॉलिनोमियल्स के लिए। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा में डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम बोलेंगे वही कि डिविडेंड, लेकिन अब डिविडेंड पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिविडेंड पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से दिखा देते हैं, इज इक्वल टू डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम जी एक्स से दिखा देते हैं जनरली, इनटू कोशिएंट पॉलिनोमियल, कोशिएंट को हम क्यू एक्स से दिखा देते हैं, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर पॉलिनोमियल को हम आर एक्स से दिखा देते हैं। तो डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें क्या बताऊं, तुम्हें आता ही है सारा। बस अब डिवीजन करनी आनी चाहिए, जो 8th 9th क्लास में तुमने लॉन्ग डिवीजन में अलजेब्रिक टर्म्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करा था। और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर बन जाएगा, ये बात पता ही है। 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे नोट, इफ रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 0 देन वी कैन से जी एक्स कौन है? डिवाइजर, इज अ फैक्टर ऑफ किसका? डिविडेंड पी एक्स का। और एक और नोट, अगर क्वेश्चन में दे रखा है इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आपका पूरा पूरा हक है कि आप ये कह सकते हो कि रिमाइंडर 0 होगा, 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा आर एक्स। हाँ, फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। फिर हाँ, वो 5th क्वेश्चन है तेरा, उसमें वो एग्जांपल्स बताने हैं बहुत सारे। तो उसमें आप, हम बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप उसके अंदर ना ऐसा नहीं कर सकते कि रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि फिर वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो उसमें आपको कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेरी को ध्यान रखना, आपके बिना पूछे ही मैं सारी बातें बता दूँगा। 4%, और स्कूल वाले गलत भी कराते हैं। हाँ, वो गलती कराया हुआ है भाई, सबके बस की बात नहीं है ना मैथमेटिक्स। कर तो सभी लेते हैं, लेकिन एक्यूरेटली करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर को आज छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का काम है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2.4 का। बाकी मैंने क्या कहा है आज 2.3 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये कर लेना अच्छे से। एग्जाम्पलर आप कर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन बाकी नहीं करके आए तो बाकी कर आए हैं ना, खुशी कर लेगी आज एग्जाम्पलर। और जिस बच्चे ने नहीं किया एग्जाम्पलर वो देख ले। सभी एक साथ चलेंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने का, ऐसे नहीं एक करेगा एक नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं है। कर लिया नोट? ये समझ में आ गया? चलें आगे। नहीं करा नोट? अच्छा, तो कुल मिलाकर ये कहानी है। हाँ भाई, कर जल्दी कर ले कोई बात नहीं, फटाफट कर ले। लेट आप हैं, हम नहीं है ना।
ट्रेन पकड़नी हो तो भाई ट्रेन नहीं रुकती है, आपको ही पहले जाना पड़ता है, तो लेट आप है। जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, आ जाओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ, निकालो। तो आई होप आपको ये डिवीज़न आता ही होगा, मेरे सिखाने वाली नीड नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, दे रखे हैं दोनों पॉलिनोमियल साथ में ही, एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। बुक लेकर आना कल से, है ना, कोविड हो रहा है ज़्यादा ही कुछ। ठीक, एंड फाइंड द, और मास्क है, फाइंड द कोशिएंट एंड, चलो कोई नहीं, ठीक है, फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है, फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कर लोगे। एक पार्ट कर देता हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर उससे छोटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग, हम डिक्रीजिंग में लिख लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल और डिवाइजर दोनों इस फॉर्मेट के होने चाहिए, तभी डिवाइड करना। एक क्वेश्चन मेरे से करवा लो, बाकी दोनों पार्ट खुद कर लेना, सही है। कौन सा करूँ, कोई सा भी करवा लो, मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर है। जल्दी बताओ कौन सा करूँ, सेकंड कर दो। अच्छा सेकंड थोड़ा सा ठीक है। पी ऑफ एक्स सेकंड कर दो, x4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। मैं यही चीज़ देखता हूँ कि आपकी क्या प्रोसेस है थिंकिंग का। चलो खैर, आप इसके बारे में सोचते हो कि थोड़ा सा, खैर मैंने क्या करा है वो मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। +1 माइनस एक्स था, मैंने उसको ठीक करके लिख दिया, सीधा कर दिया मैंने। चलिए आगे, ठीक है। वो फिर नोटबुक है क्या, रफ नोटबुक भी कवर वाली है ना, वेरी गुड। स्कूल में एक बच्चा है, वो भी ना एक रफ नोटबुक दिखाया था, मैंने कहा तो फेर ही होगी, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग थी उसकी। कह रहा नहीं सर रफ है ये तो, अच्छी बात है, वेरी गुड। डिवाइड करें पी एक्स को, x4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, किससे डिवाइड करेंगे, कितने में जाएगा, कैसे पता लगता है, x स्क्वायर पे जाएगा, सॉरी हाँ x स्क्वायर पे जाएगा, कैसे पता लगता है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। जो फर्स्ट टर्म है x4, इसको डिवाइड कर देना फर्स्ट टर्म से, x4 को x से डिवाइड करो क्या आएगा, ऐसे पता लग जाता है कोई दिक्कत। तो x स्क्वायर पे गया, यहाँ क्या आ गया x4, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, तो x4 x इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब, कोई टर्म नहीं है x क्यूब की, लिख दो नहीं है तो कोई बात नहीं, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे, आपने ऐसे सीख रखा है, इसको इसके नीचे लिखना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कट गए, ये साइन प्लस का हो गया और ये साइन चेंज हो गए। अब देखना यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है, नीचे तो x क्यूब है, तो ये तो आपस में ऐड हो नहीं सकती है, तो x क्यूब की और कोई टर्म भी नहीं है, तो पहले यही लिख दो, प्लस की x क्यूब एज इट इज। अब माइनस की 3x स्क्वायर और ये माइनस की x स्क्वायर, तो माइनस की है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे प्लस का 4x, उसके नीचे कोई टर्म है नहीं, सेम, और प्लस का, ठीक हो गया। यहाँ x क्यूब तो नहीं था ना, कंफर्म कर लो, ठीक। अब कितने पे जाएगा, x क्यूब है, x स्क्वायर है, तो प्लस x पे जाएगा, x क्यूब हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया, और प्लस का x, कट गए, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, 4x में से x गया, प्लस 3x प्लस 5, कितने पे जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से माइनस 3 पे जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर, देखो ना इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और 1 को माइनस 3 से तो ये माइनस कट गया, ये प्लस तो साइन चेंज कट गया, और ये प्लस तो 8 आ गया, तो फाइनल रिमाइंडर rx क्या आ गया हमारा 8, और px तो है ही, कोशेंट qx क्या आ गया प्लस x माइनस 3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। डन, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, तो फर्स्ट के दोनों पार्ट बाकी खुद करना, होमवर्क प्रैक्टिस होगी आपकी। नहीं मिले आंसर तो मुझसे पूछ लेना, ऐसे मत करना जो तुमने किया वो ठीक है, पीछे आंसर नहीं देखोगे, आंसर से मिस्टेक पता लगती है हमें, पीछे आंसर दे रखे होते हैं, प्लीज़ आंसर मैच कर लेना सही से। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, चेक करना है। तो उसके लिए क्या देखने वाले हो, रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो जी टी है, और दूसरे वाला पी ऑफ टी है, टी की फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन सा करूँ,
कोई भी कर दूं, फर्स्ट कर देता हूँ फिर मैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे किसको, जो आपका पॉलिनोमियल है 2t4 प्लस माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस, ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यहाँ 2t4 है, यहाँ t स्क्वायर है, तो पहले कितने में जाएगा 2t स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया 2t स्क्वायर आ गया, करोगे तो 2t4 6, यहाँ लिख दूँ 6t स्क्वायर, थोड़ा आसान सा लगेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस कट गया, 3t क्यूब तो सेम, उसके नीचे कुछ नहीं है, 0 माइनस 0 तो वही आया 3t क्यूब, प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, क्लियर है ना। माइनस का 90 माइनस का 12 कितने पे जाएगा, 3t पे जाएगा, 3t पे 3t क्यूब माइनस 90, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, कितने पे जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का ये प्लस और ये दोनों क्या लिख दोगे, यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर हुआ, क्योंकि रिमाइंडर इज, हाँ लिखना बिकॉज रिमाइंडर RT इज 0, बाकी दोनों पार्ट हो जाएंगे।